हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट स्टडी एंड वायरिंग में आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट पढ़ाया था और आज जो हम ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, तो ये जो दो टॉपिक हैं इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा यूनिवर्सिटी के। तो ये दोनों टॉपिक आप लोग अपनी एग्ज़ाम से पहले अच्छे से रेडी कर लें ताकि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गए तो इसको सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर। काफ़ी आसान सा टॉपिक है, बस आपको क्लास 11th का एक टॉपिक आना चाहिए जो था सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। अगर नहीं भी आती है तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और आप लोग इस टॉपिक को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर। तो किस तरीके से हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे ये हमको देखना है। तो हमने करना क्या है, जो आपके सामने डायग्राम है इसमें की को क्लोज कर देना है। तो जैसे ही हम की को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो ऑब्वियसली है कि सर्किट से आपका क्या होगा, करंट फ्लो करने लग जाएगा। और जब करंट फ्लो करने लग जाएगा तो इस फ्लोइंग करंट की वजह से आपका कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। क्लियर है। तो ये बातें पहले हम समझ गए हैं और अगर ये बातें हमको समझ में आ गई हैं तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि व्हेन की इज़ क्लोज्ड current starts flowing through the circuit and capacitor starts getting charged। ऑब्वियसली ऐसा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। और मान लेते हैं जो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो रहा है वो Q है और करंट जो फ्लो कर रहा है मान लेते हैं वो कितना है, I है। क्लियर है। तो इन बातों को भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। हम लिखेंगे इफ़ Q बी the charge on the capacitor and let I is the current flowing through the सर्किट एट टाइम टी। क्लियर है बात है। तो अब देखिए अगर करंट आई फ्लो कर रहा है सर्किट में और क्यू चार्ज स्टोर हो रहा है तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ये कितना होता है क्यू बाई सी। और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना होता है, ये होता है एल डी आई ओवर डी टी। क्लियर है। मान लेते हैं जो बैटरी से टोटल ईएमएफ बन रहा है वो कितना है, ई है। अब आप लोग खुद देख सकते हैं जो ये सर्किट है किस में दिया हुआ है, आपको सीरीज में दे रखा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि जो टोटल ईएमएफ है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, टोटल ईएमएफ मान लेते हैं वो कितना है, ई है। तो वो कितना हो जाएगा भाई, सम ऑफ ईएमएफ अक्रॉस कैपेसिटर एंड क्या हो जाएगा, इंडक्टर। ये हम प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ रख देंगे। तो वी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए यहाँ पर क्यू अपॉन सी है और वी एल की वैल्यू कितनी है, एल डी आई ओवर कितनी है, डी टी है। क्लियर हो गई ये बात। अब हम इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
अब देखिए E इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q/C प्लस L D/dt। और आपको ये पता है कि करंट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, DQ अपॉन क्या होती है, DT होती है। आपको पता है ना कि करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम होता है। तो I की जगह हमने क्या लिख दिया, DQ अपॉन DT लिख दिया। तो हमारे पास देखिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ E इक्वल टू Q/C प्लस L d2Q/dt स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए दोनों साइड में L से डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये बन जाएगा E/L इक्वल टू Q/CL प्लस d2Q/dt स्क्वायर। बस अब इसको हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह लिख लेंगे। क्लियर है बात है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा d2Q/dt स्क्वायर प्लस Q/CL माइनस E अपॉन कितना आ जाएगा, L आ जाएगा। ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्या आया था हमारे पास, वो आया था d2Q/dt स्क्वायर प्लस कितना था Q/CL माइनस, एक बार चेक कर लेते हैं, Q/CL माइनस E/L इक्वल टू कितना आ गया, ये 0 आ गया। क्लियर है बात है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो लास्ट के दो टर्म हैं यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। और आपको पता है कि जब हम एलसीएम लेंगे लास्ट के 2 टर्म्स से तो कितना आ जाएगा, CL, तो कितना बन जाएगा Q माइनस EL दैट इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है ना। अब यहाँ पर C तो ठीक है ना, Q इक्वल टू CV होता है। अच्छा, यहाँ पर EL की जगह EC आएगा, ये देखिए Q इक्वल टू EC आएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, C की जगह तो C है और V की जगह क्या लिख रहे हैं, E लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब मैं इस EC को कितना लिख सकता हूँ, Q0 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। जैसे कल हमने वीडियो में I0 को क्या लिखा था, मैक्सिमम करंट। तो यहाँ पर Q0 को हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम चार्ज। और ये चार्ज कहाँ स्टोर हो रहा है, ऑन अ कैपेसिटर लिख दूंगा। क्लियर है बात है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको और भी सिंप्लीफाई कर दूंगा तो मैं d2Q/dt स्क्वायर प्लस Q माइनस Q0 अपॉन CL दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। या इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप, d2Q/dt स्क्वायर प्लस 1/CL Q माइनस Q0 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है। अब देखिए क्लास 11th में आप लोगों ने एक अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन को स्टडी किया था। क्लियर है। तो इसको जैसे मान लो मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 इज इन द फॉर्म ऑफ d2x/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। ठीक है ना, विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि क्या मतलब हुआ कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी कैपेसिटर को, ठीक है ना, इंडक्टर के थ्रू क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ठीक है ना, तो चार्ज करने में जो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आती है वो क्या आती है, एक अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन आती है। क्लियर है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे, क्लियर है बात है। तो अगर मान लो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ, तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप कंपेयर करो तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/LC आ गई। आई या नहीं आई, देखो आप लोग कंपेयर करो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई,
1/LC आ गई। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√LC या CL वट एवर यू वांट टू राइट। अब देखो, अब आपको याद आ रहा होगा कि आप लोगों ने क्लास 12th में जब LCR सीरीज सर्किट पढ़ी थी तो वहाँ पर इस ओमेगा को हमने रिजोनेंट क्या कहा था, फ्रीक्वेंसी कहा था। क्लियर है बात है। और अगर आपको यहाँ से टाइम पीरियड निकालना है तो आपको पता है कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π। अगर आप लोगों को याद है तो ओमेगा इक्वल टू 2π अपॉन क्या होता है, T होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से आप चाहें तो टाइम पीरियड T की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2π अपॉन क्या, ओमेगा निकाल सकते हैं। क्लियर है बात है, आई बात समझ में। तो यानी कि आप क्या लिखते हैं, 2π अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1/√CL है। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, 1/√CL। तो यानी कि टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 2π√LC या CL आ गई। क्लियर है, आई बात समझ में। और चाहो तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, न्यू इक्वल टू 1/टाइम पीरियड होता है। क्लियर है बात है। तो इस तरीके से अगर देखें तो आप, तो न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2π√CL आ जाएगी। क्लियर है बात। तो आई होप कि आपको चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर अच्छे से समझ में आ गया। तो आपको ये बात पता चल गई कि जब भी हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, ठीक है ना, तो सॉल्व के बाद जो हमारे पास एक इक्वेशन आती है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो एक तरह से देखा जाए तो अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या होती है, इक्वेशन होती है, जहाँ से आप ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। टी का मतलब किसको, टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं। और न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी, या इसको हम क्या भी कहते हैं, लीनियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कि लीनियर फ्रीक्वेंसी को भी निकाल सकते हैं। करने की मेथड बहुत आसान है। ठीक है ना। आपको पता है कि ये जो सीरीज आपके सामने, जो सर्किट आपके सामने है, ये सीरीज में है। तो यानी कि टोटल ईएमएफ आपका E इक्वल टू EMF अक्रॉस कैपेसिटर प्लस EMF अक्रॉस क्या हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा। यहाँ पर हम इन दोनों की वैल्यूज़ को रख देंगे और सॉल्व करते रहेंगे इसे। ठीक है ना। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते रहेंगे तो फाइनली हमारे पास एक क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। और हम फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करेंगे अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से, जहाँ से हमको ये बात पता चलेगी कि दैट मीन्स व्हेनेवर वी चार्ज अ कैपेसिटर it is in the form of undamped simple harmonic motion, from where we can find the value of the angular frequency, time period as well as the linear frequency. क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसी को आगे को बढ़ाते हुए एक काम और करते हैं। हम कहते हैं कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्ज तो हमने कर दिया, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है ना। डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर को डिस्चार्ज कैसे करेंगे, अब आपको ये पता है कि जो हमारे पास सर्किट डायग्राम था, जहाँ पर हमने की को क्या किया था, क्लोज किया था, अब हम उस की को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया था। ठीक है ना। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब कैपेसिटर तो हमारा क्या हो गया बेटा, चार्ज हो गया है। अब कैपेसिटर अगर हमारा चार्ज हो गया है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से की को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है ना। अब जब हम की को ओपन कर देंगे तो अब करंट की सप्लाई नहीं होगी, बट हमारा कैपेसिटर यहाँ पर क्या हो चुका है, अब चार्ज हो गया है। ठीक है ना। तो उसी बात को हम यहाँ पर लिख भी देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दैट मीन्स व्हेन की इज क्लोज्ड, जब की को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो अब बैटरी के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है और बैटरी का ईएमएफ कितना था, E। तो इसका मतलब जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे, यानी कि करंट की सप्लाई बंद कर देंगे बैटरी से, तो बैटरी का ईएमएफ कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। और हमें ये पता है कि जो टोटल ईएमएफ E है वो क्या है, EMF अक्रॉस कैपेसिटर प्लस EMF अक्रॉस इंडक्टर है। तो चलिए E की जगह 0 रख देते हैं और यहाँ पे VC की जगह Q/C और VL की जगह क्या लिख देंगे, LDI ओवर क्या लिख देंगे, DT लिख देंगे। क्लियर है। तो अब फिर क्या आ जाएगा, Q/C प्लस L
और इसी तरीके से d/dt और आई की जगह क्या लिख देंगे dq/dt, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या होती है चार्ज अपॉन क्या होती है टाइम होती है। क्लियर है बात है। अब इसको हम लिखेंगे फिर से अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो आप क्या कहते हैं एल से डिवाइड कर देंगे जैसे हमने पहले किया था, तो ये तो 0 ही है, यानी कि Q/CL प्लस d/2Q कितना जाएगा ये dt², या हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं d/2Q प्लस 1/CL इंटू Q = 0। ठीक है ना, आई बात समझ में। ठीक है, इसको लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, आई बात समझ में। और हम लिख देंगे जैसे हमने आगे लिखा था, ठीक है ना, कंपेयरिंग दिस विथ अनडैम्प्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो क्या है बेटा आपकी अभी अभी कहीं लिखा था हमने, वो क्या थी d/2x/dt² प्लस ω² x = 0। सेम वही चीज़ यहाँ से भी तो आगे देखो आप। अब अगर आप दोनों को कंपेयर कर दोगे यहाँ से तो फिर से ω² की वैल्यू कितनी आ गई 1/CL दैट इज इक्वल टू ω = 1/√CL आ गई। ठीक है ना, आई बात समझ में। ठीक है ना, तो दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं या फिर क्या करते हैं डिस्चार्ज करते हैं, हमें क्या मिलती है एक अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन मिलती है। क्लियर है बात। तो हम यहाँ लिख देंगे कि दैट मीन्स व्हेन एवर कैपेसिटर इज चार्ज्ड और अनचार्ज्ड, यानी कि अनचार्ज का मतलब क्या डिस्चार्ज। क्लियर है, डिस्चार्ज्ड वी गेट एन इक्वेशन which is the equation of undamped simple harmonic motion। बस यहाँ पर ये टॉपिक और चैप्टर दोनों क्या हो गए कंप्लीट हो गए। तो देखिए कितना आसान से हम ये टॉपिक को समझ गए हैं। तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि दैट मीन्स चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर, यानी कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर। या फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि व्हेन एवर वी चार्ज और डिस्चार्ज अ कैपेसिटर थ्रू एन इंडक्टर इट गिव्स द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आसान सा टॉपिक है, एक बार देख लेंगे तो आप लोगों के समझ में ये अच्छे से आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों के समझ में आज का वीडियो आ गया होगा। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट आपका चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।